Hello everyone. Hi, this is Jay Kriplani. Welcome to CP Live. Am I audible to you all? Hello प्रतीक. मेरी पहले थोड़ा साउंड चेक कर लें. आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Am I audible? दिखाई दे रहा हूँ मैं आप सबको? So I'm waiting for your comments so that we can start today's session. हाँ, जो लोग भी देख रहे हैं. Am I audible to you all? Hello Parv. Am I audible to you? मेरी आवाज़ आ रही है? चेक कर लेते हैं शुरू में. क्लियर है? ठीक है, डन. थैंक यू वेरी मच. या हेलो अगेन. हेलो. सो many of you have seen me on JEE channel, but today I will talk about NDA. and बहुत बढ़िया. ललित कुमार हेलो, प्रतीक हेलो, पर्व हेलो. वेल डन. चलो. सो इफ़ जेट प्लेन्स फैसिनेट्स यू और या फिर आपको जहाज़ों में बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, इफ़ यू आर फैसिनेटेड बाय टैंक्स, तो दिस इज़ फॉर यू. सो नेशनल डिफेंस एकेडमी टेस्ट इज़ देयर बच्चों. ठीक है. तो यूजुअली ये पेपर जो है साल में 2 बार होता है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू ललित. हाँ, तो यूजुअली ये पेपर जो है बच्चे 2 बार होता है साल में, बट इस बार बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन जो हमारा NDA सेकेंड की डेट थी वही NDA 1 और NDA 2 दोनों की मर्ज कर दी गई है 6 सितंबर 2020. सो मैनी ऑफ यू वर गिविंग मी फीडबैक, सर एक हमारे को NDA का भी जो है हमें बता दीजिए. सो दिस लेक्चर इज एंटायरली बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट, मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द रिटन टेस्ट. ठीक है, वेल डन. तो उसके बाद जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे इसे बच्चे. पर पेपर को उसके ड्यूरिंग द NDA, बिफोर NDA, आफ्टर NDA, व्हाट यू आर सपोज टू डू, वी विल डिस्कस दैट फर्स्ट एज वेल. सो NDA इज अ 2-स्टेप प्रोसेस. जो पहली चीज होगी बच्चे वो होगा एक रिटन टेस्ट दैट इज कंडक्टेड बाय UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है. एंड दैट रिटन टेस्ट इज ऑफ 900 मार्क्स. दैट रिटन टेस्ट इज कंप्राइजेस 2 पेपर्स. The first paper is entirely based on mathematics. ठीक है. वो जो पहला पेपर होगा, 2 पेपर्स होते हैं. पहला पेपर होगा मैथमेटिक्स का, वो 300 नंबर का होगा. दैट विल बी ऑफ 300 मार्क्स एंड देयर विल बी 120 क्वेश्चंस. देयर विल बी डेली क्लास. ठीक है ना, मैथमेटिक्स की डेली क्लासेस चलती रहेंगी बच्चे इसी चैनल पे. स्टे ट्यून्ड. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब नाउ सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन. ठीक है. हाँ. सो कमिंग बैक टू द NDA. सो व्हाट विल बी देयर, एक पेपर जो आपका 2 पेपर्स होंगे. पहले रिटन टेस्ट होगा, उसमें 2 पेपर्स होते हैं. पहले पेपर होगा एंटायरली मैथ्स के ऊपर. मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 300 मार्क्स होंगे. देयर विल बी 120 क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू गो थ्रू. फॉर एवरी करेक्ट यू विल गेट 2.5 मार्क्स. फॉर एवरी इनकरेक्ट यू विल गेट -0.83. दैट इज 1/3 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ठीक है. कोई भी अगर आप सवाल जो है छोड़ देते हैं तो यू विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स फॉर दैट. आफ्टर दैट द सेकेंड पेपर विल बी ऑफ जनरल नॉलेज इन इंग्लिश. उसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे बच्चे. 50 क्वेश्चन विल बी ऑफ फ्रॉम इंग्लिश एंड 100 क्वेश्चन विल बी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिकली जनरल साइंसेज, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड ज्योग्राफी. तो ये सबको मिला के जो है बच्चे वो 150 मार्क्स का जो दूसरा पेपर होगा वो होगा. एंड दैट विल बी ऑफ 600 मार्क्स. इन टोटल 900 मार्क्स का आपका पेपर होगा. हर पेपर के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे बच्चे. द एलिजिबिलिटी फॉर NDA इज फ्रॉम 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स. ठीक है. सो आई विल बी टीचिंग मैथमेटिक्स पोर्शन हियर. उसके बाद वंस यू क्लियर द रिटन टेस्ट you are called for SSB interview. I would say interview and personality test. SSB, Service Selection Board, will conduct that interview for 4 to 5 days. On the first day you will be going through OIR, Officer Intelligence Rating, and then the PPDT, Picture Perception and Description Test. ठीक है. पहले दिन अगर आप ये क्लियर कर लेते हो बच्चे, स्टेज 1 बोल सकता हूं मैं, इसको क्लियर करोगे तो ही आप स्टेज 2 के लिए जाओगे. स्टेज 2 इज फिजिकल फिटनेस, साइकोलॉजी टेस्ट, GD एंड PI. सो दीज 4 थिंग्स विल बी गोइंग फॉर अनदर 3 to 4 days. तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो 4 से 5 दिन का होता है. GD ग्रुप डिस्कशंस एंड पर्सनल इंटरव्यूज. सो आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ NDA मैथमेटिक्स पोर्शन. एंड व्हाट वी विल डू हियर इज डिस्कस one by one the topics which are being there
इन एनडीए सिंस ईयर्स, तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं अभी एनडीए में आ चुके हैं वो अलग अलग टॉपिक वाइज देख लेंगे और उनसे थ्योरी, वील पिक अप द थ्योरी, हाँ, and we'll see how the questions can be done, what kind of questions can be done. So I'll be introducing many concepts as well during with the help of questions, and you can certainly move on further with every topic, and so that you can grasp some more josh. So how is the josh? Can I have the comments please? हाँ, and अगर अभी तक आपने आपके और भी फ्रेंड्स के साथ आपकी जो है एनडीए की क्लासेस और जितने भी हमारे पास जो ये exams, if anybody is interested in those, tell them to like and subscribe this channel. They can get many notifications and many videos ahead. ठीक है, so I'll be taking NDA from today on this channel, and for JEE you can go for CPJEE again. Hi sir, very good Pratik, nice. So I would say तो अभी जैसे मैंने आपको बोला बच्चे, you will be seeing many questions and I will always suggest students to go for as many questions as they can. क्या होता है ना, आपके लिए जो स्पेक्ट्रम है जितना वाइड करते जाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही आप अवेयर हो जाओगे, और उससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन नया नहीं रहेगा बच्चे, कोई भी क्वेश्चन जो है नया नहीं रहेगा, और आप हर किसी तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं. दैट्स वाई यू शुड गो फॉर eCareer Point ऐप एंड डाउनलोड as many, you download the eCareer Point app and you can go for as many tests and as many modules, different questions there. ठीक है, and it's a very good platform to peer-to-peer learning, for peer-to-peer learning, and you can have a virtual connect with master teachers, expert teachers there. ठीक है, so I'll be there as well. You can follow me there, and I'll be posting whatsoever questions will remain from this presentation. I'll post in there eCareer Point app. You can follow me and get those questions. Nextly, I would say whenever you pick a course or test, you can avail extra 10% off from my side, but just using JK10, and you can avail extra 10% off on any course of any teacher, and you can increase your the spectrum of questions by going for test series and modules. ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले बच्चे, वो हम सेट्स और रिलेशंस के बारे में बात करने वाले. सेट्स एंड रिलेशंस विल बी कवरिंग फंक्शंस एज वेल. ठीक है, ललित नीचे ही टेलीग्राम का लिंक होगा बच्चे, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, और ये रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी जब तक हम एनडीए का सारा पोर्शन जो है मैथ्स का खत्म नहीं कर लेंगे. आई विल बी देयर फॉर यू ऑल, एंड यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू ऐप एज वेल और टेलीग्राम. So we'll be discussing sets, relations, functions in this today's PPT. ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एनडीए में आए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, साथ साथ में उसकी थ्योरी भी देखते रहते हैं. तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे. ये क्वेश्चन जो है 2013 सेकंड अटेम्प्ट में आया एनडीए के. सो एज आई सेड, एनडीए इस बार 6 सितंबर को ही होगा, तो एनडीए 1 एनडीए 2 दोनों ही एक ही डेट पे होंगे बच्चे. ठीक है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट मोर ऑफ अ कॉम्पिटिशन, बट नेवरदलेस एज वी आर गोइंग फॉर सर्विसेज, सो हमको हर चीज़ हर किसी सर्कमस्टांसिस के लिए रेडी रहना ही चाहिए. सो अगैन आई वुड से कीप अप योर होप एंड योर होश जोश, ऑल द 3. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं. ये क्या बोल रहा है, पहली चीज़ जैसे सेट के लिए बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं बच्चे, जब भी हम सेट्स की बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए मैं क्या बोलूँगा, सपोज ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे एज फार एज एनडीए जेईई ऑल दोज एग्जाम्स आर कंसर्न. तो जब भी मैं यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की बात करूंगा, मैं इसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. ये लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, नहीं लिखा हुआ, तो पहली स्टेटमेंट गलत है मेरी. दूसरी चीज क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. अगर मैं इसको देखूंगा तो क्या बोलेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. इस यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी जो स्टेटमेंट है मेरी बिल्कुल इनकरेक्ट है. तो ये मुझसे पूछा कौन सी करेक्ट है, ना ये करेक्ट है ना ये करेक्ट है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा बच्चे. ठीक है ना, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा. पर्फ डी विल बी द आंसर. वेरी गुड, आई सपोज एवरीबॉडी इज क्लियर हियर. यहाँ पे किस किसने प्लस 2.5 ग्रैब किया. सो पहला पेपर बता ही दिया. दूसरे पेपर में क्या मार्किंग होती है, +4 फॉर एवरी करेक्ट, and for every incorrect you will be awarded -1.33. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है. ललित वेरी गुड, पर वेरी गुड. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं.
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ 0.2 to the power x equals to 2 then and log 2 is defined as this, then what is the value of x to the nearest tenth. nearest tenth मतलब into 10 करने के बाद क्या हो, कितनी वैल्यू सबसे पास में कौन सी होएगी, ठीक है, सबसे पास में कौन सी होएगी ये पूछ रहा है। तो हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ पढ़ लेते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन भी जो है वो 2018 सेकंड अटेम्प्ट में आ चुका है। तो ये बोल रहा है बेसिकली 0.2 to the power x equals to 2। अब इसमें सोचने वाली बात यही होगी कि हम क्या करने वाले, इसमें सोचने वाली बात यही है बच्चे, अगर इसने लॉग की वैल्यू नहीं देखी होती तो हमको सोचना पड़ता, पर यहाँ पे सीधे सीधे दे रखी है, मतलब हमें लॉग का यूज करना ही है। सो लॉग बेस 10 0.2 आगे x आ जाएगा, इसके ऊपर जो x था उसको मैंने क्या किया, आगे कर दिया। प्रॉपर्टी होती है लॉग की, क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग की, अगर कुछ भी यहाँ पे कोई भी बेस हो, यहाँ पे कुछ भी और उसकी पावर c है, तो मैं c को क्या कर सकता हूँ, आगे को जा सकता हूँ, और बेस और जो मेरा नंबर है वो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, ये बोल सकता हूं मैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे क्या लिया था लॉग, यहां पे भी लूंगा लॉग, इस 2 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2/10 लिख सकता हूं। जैसे ही 2/10 लिखा, इसको मैं क्या बोल दूंगा, log 2 माइनस log 10, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू log 2। और यहां पे मेरे पास x जो है मल्टीप्लाइड है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, log 2 अपॉन log 2 माइनस 1, log 2 माइनस 1। अच्छा मैंने यहाँ पे log 2 लिख दिया log बेस 10 2 को, क्यों, क्योंकि ये कॉमन log बोल सकते हैं बच्चे इसको, log बेस 10 कौन क्या बोलते हैं, कॉमन log बोलते हैं, कॉमन log बोल देते हैं, कॉमन है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, कॉमन log बोल देते हैं। तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, 0.301 अपॉन 1 माइनस, तो माइनस 0.699 हो जाएगा। अब ये अगर देखो कुछ ना कुछ 0.4 के आसपास ही आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.4 माइनस का, ठीक है ना। यहां तक किसी को डाउट, एवरीबडी गॉट प्लस 2.5 ईयर मेरे ख्याल से, ठीक है, समझ में आया, जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ गया ललित पर्व। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, सपोज x इज अ सेट कंप्राइजिंग ऑफ 4 एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 का सेट है, एंड r इज अ रिलेशन ऑन x, x के ऊपर रिलेशन जो है वो r का है। अब वो क्या बोल रहा है, इफ r इज दिस 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 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब मुझे कहीं ना कहीं ये पूरे ऑप्शन में मुझे बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस इसके बराबर कुछ है कि नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये मैं देखना पड़ेगा मुझे कि क्या है। तो बेटा पहले तो मैं क्या चेक करूंगा कि ये है क्या चीज, रिलेशन कितने तरीके के होते हैं, रिफ्लेक्सिव फंक्शन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब जो खुद से ही मैप हो रहे हो, ठीक है ना, जो खुद से ही मैप हो रहे हो। जैसे मैं a रखूं तो a जो है वो खुद से ही मैप हो रहा है, इसका रिजल्ट इसके साथ, इसका रिजल्ट इसके साथ, जो खुद से ही मैप हो रहे हैं उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। सिमेट्रिक दूसरा है, अगर हमारे पास जो रिलेशन है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, मतलब जैसे a b से रिलेटेड है वैसे ही b a से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे a b से रिलेटेड है b a से रिलेटेड होना चाहिए बच्चे। तो हम बोलते हैं कि ये दोनों जो हैं a रिलेशन b जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या बोल रहा है, तीसरी चीज होती है ट्रांजिटिव, तीसरी चीज होती है बच्चे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब जैसे एक a b से रिलेटेड है और b c से रिलेटेड है, तो इसका मतलब मेरे को बोलेगा कि a b c से रिलेटेड होगा, तो इसको अगर ये है तो इसका मतलब a रिलेशन b जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा बच्चे। और अगर ये तीनों हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा वो रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। अगर ये तीनों हो जाते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये लास्ट ईयर ही आया बच्चे, फर्स्ट अटेम्प्ट में, जनवरी अटेम्प्ट में, सॉरी अप्रैल अटेम्प्ट में। तो अगर मुझे अब बोल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कौन सा, मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर सकता हूं। देखो 1 1 है, होगा 2 2 3 3, पर यहाँ पे 4 4 नहीं है बच्चे। हमारे आउटपुट में 4 है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर रिलेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मुझे मतलब 4 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 4 4 नहीं है तो उसका मतलब मुझे रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। दूसरी की तरफ आते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं, 1 2 से है, 2 1 से है, 2 3 से, 3 2 से, बिल्कुल है। तो मैं इसमें कोई मेरे पास 4 का दिया ही नहीं हुआ है, तो मैं उसका आउटपुट भी चेक नहीं करूंगा। 1 2 से है, 2 1 से है, 2 3 से है, 3 2 से है, इसका मतलब सिमेट्रिक तो है बच्चे। ट्रांजिटिव की बात करें तो इसका मतलब 1 2 से, 2 3 से, तो 1 3 से भी होना चाहिए, 1 3 से भी उसी तरह से रिलेटेड होना चाहिए, पर यहाँ पे 1 3 से तो वैसे रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, पर 1 3 से रिलेटेड है ही नहीं,
तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये ट्रांजिटिव है। सो ओनली ऑप्शन इज सिमेट्रिक। मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा बच्चे। सो आर इज रिफ्लेक्सिंग एंड सिमेट्रिक, नो दिस इज रॉन्ग। आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव but not, no, it is wrong. R is reflexive and transitive, it is also wrong. Neither reflexive nor transitive but symmetric. D will be my correct option बच्चे, D will be my correct option. यहां पे किस किस को +4 मिला, +2.5 मिला? हाँ बताओ, everybody got what is the concept here? Types of relations समझ में आया आपको, कितने तरीके के relations हम बोल सकते हैं, ठीक है। Next, can we move forward? So this is a question which was there in 2018 first attempt, ठीक है। तो ये बोल रहा है अ सर्वे ऑफ 850 स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी यील्ड्स 680 स्टूडेंट्स लाइक्ड म्यूजिक, 215 लाइक्ड डांस। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांस? तो दोनों जो बेसिकली ये क्या किसका क्वेश्चन है बच्चे, ये सेट्स का क्वेश्चन है। और सेट का क्वेश्चन जब भी आता है आई वुड रिकमेंड कि आप वेन डायग्राम के साथ जाइए, ठीक है ना। वेन डायग्राम के साथ जैसे ही मैं जाता हूं तो ये क्या बोल रहा है, विजुअलाइज करने में इजी हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है जब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं। तो बोल रहे हैं 850 स्टूडेंट्स टोटल है। ये 850 स्टूडेंट्स का जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। दो ही चीजें हमारे पास कंसिडर करने वाली, तो हम दोनों के कुछ बना लेते हैं। और कुछ कंसिडर करने के लिए बोला है, वो है इंटरसेक्शन, मतलब दोनों ही चीजों का, दोनों ही चीजों में जो है, तो एक तो हो गया म्यूजिक, एक हो गया डांस, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है बच्चे जिसमें म्यूजिक प्लस डांस वाले बच्चे, ठीक है ना, म्यूजिक प्लस डांस वाले बच्चे हैं, ठीक है ना बच्चे। यहाँ पे तो म्यूजिक जानने वाले बच्चे टोटल बच्चे कितने हैं, 850। म्यूजिक जानने वाले बच्चे कितने हैं, 680, प्लस वो बच्चे जो डांस जानते हैं, प्लस वो बच्चे जो दोनों जानते हैं, पर इसमें प्लस नहीं करेंगे बच्चे। अब देखो यहां पे वो वाले बच्चे भी आ गए जो म्यूजिक और डांस दोनों जानते हैं, इसमें भी 2 बार आ गए म्यूजिक और डांस दोनों जानते हैं, तो इसमें 1 बार माइनस करना पड़ेगा, 2 बार प्लस हो गया वो बच्चे जो म्यूजिक एंड डांस दोनों जानते हैं, माइनस करना पड़ेगा 1 बार, क्योंकि 2 बार आ गया ना, ये म्यूजिक एंड डांस प्लस म्यूजिक एंड डांस वाले 2 बार आ गए, तो उसको 1 बार माइनस करना पड़ेगा। माइनस करते ही ये आंसर क्या देगा, 895 माइनस 850 विल बी इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 45। तो 45 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, 45 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, मेरा आंसर बी हो जाएगा। 45 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो क्या करेंगे, जो म्यूजिक एंड डांस दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे बच्चे, जो म्यूजिक एंड डांस दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? एवरीबॉडी, मेरी आवाज आ रही है ना, एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ देखो, हमने सेट रिलेशन की बात करी, सेट यहां पे हमने वेन डायग्राम बना लिया बच्चे। देयर आर टोटल ऑफ 850 स्टूडेंट्स, म्यूजिक देखा हमने, और 2 ही कैटेगरीज है, म्यूजिक एंड डांस। तो एक बच्चे तो ऐसे होंगे जो सिर्फ म्यूजिक सीख रहे होंगे, और एक बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ डांस सीख रहे होंगे, ठीक है ना, जो सिर्फ डांस सीख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो म्यूजिक एंड डांस दोनों सीख रहे होंगे बच्चे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, पहले मैंने ये गोला पकड़ लिया, सारे म्यूजिक वाले, पर इसमें क्या आ गए, म्यूजिक एंड डांस वाले भी आ गए, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने डांस वाले पकड़ लिए, पर इसमें म्यूजिक एंड डांस वाले फिर आ गए, तो मैंने एक बार तो प्लस कर दिया, दूसरी बार भी प्लस कर दिया, तो उसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा बच्चे। एक जो एक्स्ट्रा सेट जो है, मैंने एक तरीके ये वाला लिया, इसको मैं थोड़ा अलग कोडिंग से कर देता हूं। ये देखो, ये वाले एरिया को ले लिया मैंने एक बार, अब इसमें जो है ये वाला एरिया भी आ गया, ये वाला एरिया भी आ गया। अब उसके बाद फिर मैंने ये वाला एरिया लिया, इसमें भी क्या किया मैंने, यहां पे ये वाला एरिया वापस आ गया, तो इस वाले एरिया को मैंने इसमें से माइनस कर दिया एक बार, क्योंकि 2 बार आ गया। इन दोनों को जैसे ही मैंने इसमें से माइनस किया, मेरा टोटल स्ट्रेंथ क्या था, 850, यहां से क्या रहा है 895, इन दोनों को ऐड किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। अब मेरे ख्याल से बिल्कुल सही हो जाएगा काम, अब मेरे ख्याल से बिल्कुल सबको क्लियर है। प्रतीक, आई सपोज एवरीवन हैज क्लियर्ड देयर डाउट्स रिस्पेक्टिवली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और टीडीएस ले लेते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग 300 स्टूडेंट्स, इट वाज फाउंड दैट 150 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, एक तो क्रिकेट है, 145 लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड 90 वांट्स टू प्ले टेनिस, और 32 ऐसे बच्चे हैं, 32 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स आउट ऑफ 3, ठीक है। तो 3 गेम्स है बच्चे, तो उसमें से कुछ लोग एक को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग 2 को, कुछ लोग तीनों को प्रेफर कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसा कर लेते,
एक जो है ले लेते हैं हम एक और वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम जैसे ही ले लिया मैंने, यहां पे देख लिया कि ये 300 बच्चों का ग्रुप है, 300 बच्चों का ग्रुप है, 3 तरह के स्पोर्ट्स हैं, 1, 2 और 3, ये 3 तरह के ग्रुप्स भी आ गए। अब पहला क्या बोल रहा है, पहले जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 125 बच्चे, 125 बच्चे किसमें हैं, हमारे क्रिकेट में हैं। 145 बच्चे, 145 बच्चे हमारे किसमें हैं, फुटबॉल में हैं बच्चे। उसके बाद 90 बच्चे किसमें हैं, 90 बच्चे हमारे टेनिस में बच्चे। ठीक है, अगर हमें अब देख लिया, ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड आवर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 300 वर आर टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी 125 उसमें से क्रिकेट खेलते हैं, 145 उसमें से फुटबॉल खेलते हैं, एंड 90 प्ले टेनिस देयर। ओके, सो व्हाट विल सी हियर, इस कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो 2 गेम्स में भी इंटरेस्टेड हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले। ठीक है ना, तो इन पार्ट्स को मैं क्या बोलता हूं, मैं इन पार्ट्स को अलग अलग डिफाइन अगर कर दूं तो देखो 300 तो हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। इसमें से कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, इसमें से कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ बच्चे जो है टेनिस खेलते हैं। पर इसमें ये वाला पोर्शन जो है वो बार बार रिपीट हो गया बच्चे, 2 बार। जब मैंने ये लिया और ये लिया तो ये वाला पोर्शन जो है रिपीट हो गया, फिर मैंने ये लिया और ये लिया, मतलब कौन सा वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, सी इंटरसेक्शन एफ वाला। जो बच्चे क्रिकेट में गिने फिर फुटबॉल में गिने, उसमें से एक बार 2 बार गिन में आ गए तो उसको माइनस करना पड़ेगा। अब मैंने क्रिकेट में भी गिने और टेनिस में भी गिने, तो ये वाला पोर्शन ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिकेट और टेनिस के जो मिले जुले बच्चे हैं। उसके बाद माइनस क्या करना पड़ेगा, जब मैंने ये लिया और ये लिया, ठीक है ना, एफ और टी के बच्चे, ये वाला पोर्शन, ये वाला बच्चे, ये वाला पोर्शन लिया, तो क्या बोलूंगा, सॉरी, एफ और टी के बच्चे। अब मैंने जब ये तीनों बार माइनस किए बच्चे, ये तीनों बार माइनस किए, तो मेरे पास ये वाला पार्ट भी तो छूट गया, ये वाला पार्ट मेरे को माइनस कर दिया मैंने, ये वाला पार्ट क्या किया मैंने, माइनस कर दिया। अब इसको क्या करूंगा मैं, ये वाले पार्ट को अगर मैं क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये वाले पार्ट को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा मुझे, मैंने इसको 1 बार माइनस किया, 2 बार माइनस किया, 3 बार माइनस किया, तो मुझे ऐड कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार ऐड भी करना पड़ेगा, सॉरी 1 बार जो ऐड भी करना पड़ेगा, सी एफ टी। ऐसे भी तो कुछ बच्चे होंगे ना जो सारे के सारे गेम खेल रहे हैं, जो सारे के सारे गेम खेल रहे हैं, उनको ऐड भी करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैंने इनको इसमें से माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, तो ये वाला पार्ट तो वापस माइनस हो गया, तो उसको 1 बार ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा टोटल आ जाएगा। अब मुझसे वो बोल रहे हैं कि 32 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ 2 गेम्स पसंद है, 32 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 32 आर द स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले ओनली 2 गेम्स। ठीक है, तो 32 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सी और एफ खेलने वाले प्लस एफ और टी खेलने वाले प्लस टी और सी खेलने वाले, टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले। पर इसमें फिर से क्या हुआ, ये 3 बार ऐड हो गया, ये 3 बार ऐड हो गया, तो इसमें से 3 बार माइनस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सिर्फ 2 गेम खेलने वाले चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 2 गेम खेलने वाले चाहिए, तो मुझे 3 बार क्या माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये 32 का काउंट है, ये 32 का काउंट है। अगर ये 32 है तो मैं क्या बोल सकता हूं, 32 विल बी इक्वल्स टू सी एफ प्लस एफ टी प्लस माइनस सी एफ टी माइनस 2 सी एफ एंड टी इंटरसेक्शन। ठीक है, यहां तक ये बोल सकता हूं। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीज तो देखो बच्चे क्या लिखी हुई है, ये चीज तो मैं यूज कर सकता हूं यहां पे, ये चीज तो मैं यहां पे यूज कर सकता हूं, यहां पे यूज कर सकता हूं। ठीक है, यहां पे जैसे यूज किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 300 इक्वल्स टू 145 125 270 प्लस 90, दैट वुड बी 360 माइनस 32 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 32 माइनस 2 सी एफ टी, यही आ जाएगा। जैसे यहां पे देखता हूं तो क्या आ जाएगा, 60 माइनस 32 28 विल बी इक्वल्स टू 2 सी एफ टी। तो अब मेरे को क्या बोल रहा है कि बेसिकली सी एफ टी की वैल्यू क्या निकाल दूंगा मैं, सी एफ टी की वैल्यू क्या आ गई, 14। अभी मुझसे बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले ऑल 3 गेम्स, माई आंसर विल बी 14
ए, ठीक है। ये मुझसे क्या बोल रहा था, कितने ऐसे बच्चे हैं जो तीनों के तीनों गेम खेलते हैं, ये पोर्शन बच्चे, ये वाला पोर्शन पूछ रहा था, ये वाला पोर्शन पूछ रहा था। ये वाला पोर्शन क्या आएगा, CFT 2 CFT, अगर 28 है CFT क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत। अब मुझसे बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एग्जैक्टली ओनली वन गेम, मतलब मुझे ये एरिया निकालना है बच्चे, मुझे क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, एक ऐसे वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो मुझे ये सबको माइनस करना है, ये सबको माइनस करना है। इसका मतलब मेरे जो टोटल कितने बच्चे हैं मेरे पास, 300 बच्चे हैं, उसमें से मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा, एक तो 32 वो जो 2-2 गेम खेलते हैं, और 14 वो जो तीनों गेम्स खेलते हैं, 14 वो जो तीनों गेम्स खेलते हैं। जैसे ही मैंने देखा यहां पे क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, 14 और 32, 46 गया 254, यहां पे देख लेते हैं 254, ये रहा आंसर मेरा। तो मेरा पहले का आंसर तो क्या आ जाएगा 14, और दूसरे का आंसर आ जाएगा 254। दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। तो जैसे जैसे आपका सेट बढ़ता जाएगा बच्चे, आपको कॉम्प्लिकेशंस दिखने लग जाएंगी, पर इफ यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला, तो आपको पक्के से पता चलता रहेगा कि फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी 3 सेट्स की बात आती है बच्चे, जब भी 3 सेट्स की बात आती है, आप इसको नोट कर लीजिए और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी कैन मूव अहेड, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी हम 3 सेट्स की बात करते हैं, तो A यूनियन B यूनियन C विल बी रिटन एज A प्लस B प्लस C माइनस A यूनियन B माइनस A यूनियन C माइनस B यूनियन C प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसी चीज को हमने यूज किया बच्चे इस फॉर्मूला में, इसी चीज को हमने यूज किया बच्चे, ठीक है। इसी चीज को हमने यूज किया, इसी फॉर्मूला की यूज करने से हमारे पास सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बच्चे, यहां तक समझ में आ गया। लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। दिस इज द मेन पंच हियर, यू कैन यूज दिस एंड सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच इंक्लूड 3 सेट्स इन टोटल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इफ 0 इज लेस देन A लेस देन 1, अगर A जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो वो क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ log बेस 10 A इज नेगेटिव, दिस इज जस्टिफाइड बाय। जस्टिफाई किस तरह से कर सकता हूं मैं इस स्टेटमेंट को बच्चे, ये जस्टिफाई किस तरह से कर सकता हूं वो मुझे बोल रहा है। अगर 0 से 1 के बीच में A है, तो इसका मतलब log बेस 10 A, और ये जो है वो 0 से 1 के बीच में, और ये बोल दिया ये नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब ये 0 से नीचे हो गया, ये 0 से नीचे हो गया, तो मतलब A जो है वो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 0 से छोटा होगा, दैट इज लेस देन, A will be less than 1, and if I have to define log, A should be greater than 0, that is ये जो दोनों को अगर मैं लूंगा तो क्या बोलना चाहता है कि A should be less than 1 and should be greater than 0, ये उसने दे रखा है। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, अब वो बोल रहा है नेगेटिव पावर ऑफ 10 इज लेस देन 1। हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, पर लेस देन 1 में बच्चे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, लेस देन 1 में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, तो हम इसको नहीं चूज कर सकते, जस्टिफाइड नहीं है बच्चे। ये नेगेटिव पावर ऑफ 10 इज बिटवीन 0 and 1, बिल्कुल ये हमने अभी प्रूफ भी कर लिया, इसने दे भी रखा है, दोनों ही चीजें देख ली, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है मेरा। तीसरा भी एक बार देख लेते हैं, नेगेटिव पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव हो सकती है बच्चे, पर 1 के ऊपर नहीं हो सकती है। नेगेटिव पावर 10 की जो है वो 1 के ऊपर नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेगेटिव पावर ऑफ 10 इज नेगेटिव, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है ना, बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, और बाकी दोनों जो स्टेटमेंट थी वो पार्शियली करेक्ट है। दिस इज द मोस्ट जस्टिफाइड वन, ठीक है। आई सपोज दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बच्चे, दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको कर लेंगे। दिस इज अटेम्प्ट एंड एक्वायर मार्क्स, ठीक है। यू कैन गो फॉर देम फर्स्ट रादर देन द सॉल्विंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आप इन सब क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर सकते हो। Thirdly, I would say let's move on to the 7th question. 3-digit numbers are formed from the digits 1, 2 and 3 in such a way that the digits are not repeated. तो हमने 3 नंबर चूज किए हैं, 1, 2 और 3, और उसमें से जितने भी नंबर्स बनने वाले हैं वो रिपीट नहीं कर रहे जब हम उनको प्लेस कर रहे हैं अलग अलग हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट्स प्लेस पे, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ सच 3 नंबर्स, सच 3 नंबर्स, हम उसमें से क्या कर रहे हैं, अब वो पूछ रहा है कि हमें उन नंबर्स का सम चाहिए जब वो इनके जितने भी नंबर्स बन रहे हैं
वो देखने के बाद, ठीक है। तो अब मुझसे वो क्या बोल रहा है, बेसिकली 3 जगह है मेरे पास, ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है। इन सबको मैंने देखा, तो अब मुझसे बोल रहा है कि इन 1, 2 और 3 को देखकर मुझे कितने नंबर्स बन सकते हैं। तो इन तीनों में से पहली पोजीशन को भरने के कितने तरीके बच्चे, 3, दूसरी पोजीशन को 2 और तीसरी पोजीशन को 1। नॉर्मल पीएनसी लगा दी हमने यहां पे, 3 to 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 6। तो 6 नंबर बन जाएंगे बच्चे हमारे पास। तो मैं बोलता हूं 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। जब तक नंबर्स कम है बच्चे तब तक तो हम यहां पे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब नंबर्स बढ़ जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है ही सही, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, 3 3 6 4 एंड 12। ये सारे नंबर्स रेपिटेटिव हैं, 2 बार, सबका 12 भी आएगा, 13 यहां पे गया और मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1332। 1332 विल बी माय आंसर, डी विल बी माय करेक्ट चॉइस। आप यहां पे देख लेंगे, पहले हमने क्या किया, देख लिया कि कितने नंबर्स बन सकते हैं, उसके बाद उन सारे नंबर्स को ऐड कर लिया बच्चे, ठीक है ना। उन सारे नंबर्स को एडिशन इजी इसलिए क्योंकि वो वापस रिपीट हो रहे हैं, वापस रेपिटेटिव मोड में, ठीक है। आगे बढ़े, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कर सकते हैं अब हम। हाँ चलो नेक्स्ट, इट इज सेइंग in the 8th question, in an examination 70% students passed in physics, 80% students passed in chemistry, 75% students passed in mathematics and 85 students passed in biology, and X students failed in all the 4 exams. In all the 4 exams X% of students failed. What is the minimum value of X? तो मुझसे क्या बोल रहा है कि what is the minimum value of x right now। अब मुझे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मुझसे ये क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू का होता तो मेरा आंसर सीधे के सीधे 15 आ जाता। वो मुझसे क्या, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर 70% स्टूडेंट पास हुए हैं तो उसका मतलब 30% मार्क फेल हुए होंगे, किसमें, फिजिक्स में। अगर 80% स्टूडेंट पास हुए हैं केमिस्ट्री में तो 20% फेल हुए होंगे। 75% अगर पास हुए हैं मैथ्स में तो 25% फेल हुए होंगे, और अगर 85% बायो में पास हुए हैं तो 15% जो है वो फेल हुए होंगे, ठीक है। 15% जो है फेल हुए होंगे। अगर वो बोलता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती तो मेरा आंसर सीधे सीधे हो जाता 15%। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि मैक्सिमम क्या हो सकता है, यही वो 15 बच्चे हो जाते जो इसमें भी फेल हुए हैं, यही वो 15 बच्चे हो जाते जो इसमें फेल हुए हैं, और यही वो 15 बच्चे हो जाते जो इसमें ही फेल हुए हैं। अगर मैं बोलता हूं 15% बच्चे अगर हैं तो यही वाले बच्चे इसमें भी फेल होते, इसमें भी फेल होते, और मैं बोलता था मैक्सिमम यही अमाउंट हो सकता है, यही वैल्यू हो सकती है एक्स की। पर उसमें जो बोल रहा है लेस, सबसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है बच्चे, ठीक है। सबसे इज द ऑडियो क्लियर राइट नाउ, इज द ऑडियो क्लियर राइट नाउ, ओके आई विल जस्ट चेक। चलो देख लो बच्चे, जैसा अभी आ रही है क्या, बिल्कुल क्लियर है अभी, इज इट ओके, इज इट बफरिंग, बफर कर रही है वीडियो, जल्दी आ जाओ, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए बच्चे, मिनिमम का मतलब अगर ये 15% बच्चे हैं, इनके 25% बच्चे, इनके 25% बच्चे जो हैं, ये इनके 25% बच्चे ही फेल हो जाएं, इन्हीं के 20% बच्चे फेल हो जाएं, और इन्हीं के 30% बच्चे फेल हो जाएं, इसी का 25%, इसी का 20% और इसी का 30% जो है बच्चे फेल हो गए तो वो मिनिमम कैटेगरी में आ जाएंगे, वो जो है वो मिनिमम कैटेगरी में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं देखूं 4 5 2, ये 5 ही रहने देते हैं, और ये 15, तो 15 15 225 अपॉन 10,000, सॉरी 1000 इंटू 100, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा 0.225% मेरे ऐसे बच्चे होंगे मिनिमम जो फेल हो चुके होंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए होंगे, ठीक है।
तो इसका मतलब मेरे 10, 12, 15 नहीं होंगे। ये तो तब होता जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पूछा। तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी माय आंसर बच्चे, ठीक है, डी विल बी माय आंसर। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या होनी चाहिए मिनिमम परसेंट, ये हो जाएगी बच्चे फिर 0.225 बच्चे जो चारों सब्जेक्ट में फेल हो गए, जो चारों सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है ना, ये जो है टोटल आ जाएगी। अब मेरे ख्याल से बफरिंग ठीक हो गई है, ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज जब भी वर्ड आ जाता है बच्चे, रेंज जब भी वर्ड आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो x खा सकता है मेरे लिए, जो जब भी हम y एक्सिस और x एक्सिस की बात कर सकते हैं, तो कोई भी फंक्शन होगा, अगर ये इसको बोलता हूं y इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसे बोल देता हूं, जो x ले सकता है उसको मैं क्या बोलता हूं, वो डोमेन हो जाती है बच्चे, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ललित कुमार अब ठीक है, वो डोमेन हो जाएगा। और जो रेंज आएगी वो y एक्सिस पे आएगी, मतलब कितनी वैल्यूज जो है मेरा फंक्शन अज्यूम कर सकता है, मेरा फंक्शन जो है दे सकता है एज ए आउटपुट दे सकता है, ठीक है, सॉरी। तो अब क्या बोल रहा है, y जो है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बच्चे। जो मेरा y है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब मुझे ये बोल रहा है जो मेरा y है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। y जो है मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब मुझे x की देखना, वैसे इसने x की मुझे यहाँ पे प्रेजेंट कर रखी है डोमेन, x इक्वल्स टू r है, पर फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, और ये 0 हो भी नहीं सकता है। क्यों, हाँ, ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है बच्चे, ये स्क्वायर है, इसमें एक प्लस हो रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है जिसका d लेस देन 0 है, ऐसे बोल सकता हूं मैं। ये क्वाड्रेटिक है जिसका d लेस देन 0 है। ये किस तरह का ग्राफ बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसका जो मिनिमम आएगा वो 1 पे आएगा, ठीक है, 0,1 पे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, मतलब y क्या क्या हो सकता है वो निकालनी है। तो y को मैं एक्सप्रेस कर दूंगा इस तरह से, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मैं जैसे इनवर्स फंक्शन के लिए करता हूं उनके लिए कर दूंगा, क्या कर लूंगा, अब ये क्या हो रहा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई, या फिर बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और x विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है बच्चे, y अपॉन 1 माइनस वाई। अब इसको डिफाइन होने के लिए ये जो वैल्यू है रूट के अंदर, ये क्या होनी चाहिए बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। और ये तो क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसा टर्म है, इसके दो रूट्स हो जाएंगे, या तो फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं y अपॉन वाई माइनस 1 विल बी लेस देन इक्वल्स टू 0। एंड यहां पे एक नंबर लाइन खींच दूंगा, वेवी कर्व मेथड से यहां पे दो रूट्स आ रहे हैं 0 और 1 के ऊपर एक हॉलो लगाऊंगा, क्योंकि यहां पे ये 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में है, जैसे ही 0 हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा मेरा फंक्शन, और यहां पे क्लोज लगा दूंगा, क्यों, क्योंकि 0 हो सकता है इक्वल्स टू के कारण। ये मेरी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस प्लस, तो अब मुझे लेस देन इक्वल्स टू के लिए देखना है, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज y विल बिलोंग्स टू 0 क्लोज टू 1 ओपन। ये मेरा आंसर हो जाएगा बच्चे। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 0 क्लोज टू 1 ओपन, ए विल बी माई आंसर, ए विल बी माई आंसर, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक, ए विल बी माई आंसर। यहां पे देखो हमने y की वैल्यूज अज्यूम करनी थी, तो y को एज एन x का y एज अ फंक्शन ऑफ x देखा था, x जो है डोमेन हो गई। अगर मुझे रेंज देखनी है तो x एज अ फंक्शन ऑफ y बना के मैं अपनी रेंज दे सकता हूं, ठीक है बच्चे। देयर इज अ सिंपल ट्रिक एज वेल, ऐसा भी कर सकता हूं कि जैसे ही मेरे को दिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया बच्चे 1, ठीक है, और यहां पे क्या आ गया, ये क्या आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है बच्चे, ये वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ये जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर, सॉरी यहां पे क्लोज आएगा और यहां पे ओपन, 1 से लेकर जो डिनोमिनेटर में है वो वैल्यू कहां से आएगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। जो ये पूरा टर्म है वो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, और 1 माइनस 0 दैट इज 0, और दैट इज 1, एंड 1 माइनस 1 दैट इज 0, ठीक है, 1 माइनस 1 इज 0। ये क्लोज लगा हुआ है, ये ओपन लगा हुआ है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्योंकि 0 छोटा होता है पहले आ जाएगा और ये 1 ऊपर जाएगा। मेरा आंसर फिर से जो है 0 से 1 आ सकता है। ये शॉर्ट ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो बच्चे, बट दिस इज
आई वुड से अगर आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, तो इस तरह का करने का दिक्कत आ सकती है। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी के लिए जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, इस तरह से जाओ और अपनी रेंज को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आई कैन से, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। यहां पे कुछ दे रखा है, यहां पे कुछ दे रखा है, यहां पे कुछ दे रखा है और यहां पे कुछ दे रखा है, और जो n है वो स्पेसिफाइड है 1 के बराबर नहीं है, नहीं तो log जो है हमारा डिफाइंड नहीं होगा बच्चे। ये जो एक्सप्रेशन है जैसे ही 1 के ऊपर हो गया तो log बेस टू 1 विल बी 0, 1/0 विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं, जैसे log की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, log की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि log की प्रॉपर्टी बोलती है अगर कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, सपोज ये कोई टर्म लिखा हुआ है log b बेस a, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/log ऑफ a बेस b, ऐसे बोल सकता हूं। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो मेरी सीरीज है, ये जो मेरी सीरीज है बच्चे, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं क्या बोल दूंगा log ऑफ n बेस, log ऑफ 2 बेस n, आगे देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 3 बेस n, और मेरे को पता है ये वाली प्रॉपर्टी भी मैंने पढ़ी हुई है, log ऑफ a बेस b प्लस log ऑफ c बेस b विल बी इक्वल्स टू log ऑफ a इंटू c बेस b, है ना। तो अब ये सारे के सारे जो है कॉमन बेस पे आ जाएंगे बच्चे, सारे के सारे किस पे आ जाएंगे, कॉमन बेस पे आ जाएंगे, कॉमन बेस पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये सारे के सारे कहां तक चलेंगे, log ऑफ 100 बेस n, log ऑफ 100 बेस n। तो इसका मतलब मेरे को क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ये लिखा क्या हुआ है log ऑफ बेस, log ऑफ समथिंग बेस n दैट इज 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 100। इन सारी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं log ऑफ 100 फैक्टोरियल बेस n, या फिर इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे कोई आंसर मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं, पर इसका रेसिप्रोकल जो है वो मेरे पास लिखा हुआ है दैट इज 1/log ऑफ 100 फैक्टोरियल बेस में, और n जो है मेरा नंबर आ जाएगा, ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। a विल बी माई आंसर, दिस वे आई कैन डू दिस, ठीक है ना। a विल बी माई आंसर, यहां पे log की सारी प्रॉपर्टीज को है मोटा मोटा हमने यूज कर लिया, और a जो है मेरा आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी तक सबको इजी लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मुझे जल्दी से थम्स अप दे दो एक, दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, ओके, वेरी गुड, नाइस। 11th नंबर में बोल रहा है इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये भी क्या 2013 में आ चुका है बच्चे, 2013 के सेकंड अटेम्प्ट में आ चुका है। अब वो मुझसे बोल रहा है, अब मुझसे बोल रहा है कि अगर a जो है वो b का सबसेट है, बना लेते हैं, a अगर b का सबसेट है, ये b बना लिया और ये a बना लिया, ये है b और ये है a, देन ये इनमें से कौन सा सही है। तो बोल रहा है a का जो a नहीं है बेसिकली, a कॉम्पोजिट, हाँ बिल्कुल ठीक है, a कॉम्पोजिट जो है वो क्या हो जाएगा, a के अलावा क्या है, क्या क्या है हमारे पास दुनिया में, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ a जो है वो यही है, इसके अलावा जो भी है वो a कॉम्पोजिट है बच्चे, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है ये एक सबसेट है b के, तो b कौन कौन सा नहीं है बच्चे, b कौन कौन सा नहीं है, ये जो b के बाहर जो भी पड़ा हुआ है, b के बाहर जो भी पड़ा हुआ है वो b नहीं है, ठीक है। बी कॉम्पोजिट, वो बी कॉम्पोजिट का, ये तो उल्टी चीज है, लेकिन ये तो उल्टी चीज है, ये सही नहीं है, पर ये जो है वो सही हो जाएगा बच्चे, ये सही हो जाएगा। तो ये सही है पर ये तो नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड वाला बिल्कुल सही है, जो मेरे को देखना था वो मिल गया, इक्वल टू का हो ही नहीं सकता, ठीक है, अगर सबसेट है तो। और ये जो बोल रहा है ए इज अ सबसेट और इक्वल टू, ए इज अ सबसेट और इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो यही आ जाएगा बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए वाला, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट और इक्वल्स टू ए, तो ये और सबसेट तो नहीं होगा बच्चे, मतलब सबसेट तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर जो है वो मेरा सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएटली करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो मेरा ये है वो मोस्ट अप्रोप्रिएटली करेक्ट हो जाएगा बच्चे, दिस विल बी माई आंसर, बी विल बी माई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चले, यहां तक देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है, एवरीबॉडी इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चले, चलो
नेक्स्ट बोल रहा है इफ ए बी सी डी आर 4 सेट्स, ए बी सी डी आर 4 सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन डी, 4 कोई सेट्स हैं जो ऐसे, तो ऐसे 4 सेट्स कौन कौन से बन सकते हैं? ऐसे 4 सेट्स वेन डायग्राम से देख लेते कौन कौन से बन सकते हैं बच्चे। एक तो हो सकता है ये चारों सेट जो हैं ऐसा हो जाए ए बी सी डी, ठीक है, ये हमने देख लिया, ए बी सी डी देख लिया हमने। अगर ये बन रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक और बन सकता है, क्या बन सकता है? ए इंटरसेक्शन बी कोई भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो यहां पे रह गया, पर इन दोनों के बीच में तो कुछ ना कुछ हो सकता है। ए और सी के बीच में कुछ बन सकता है काम, बी और डी के बीच में कुछ बन सकता है काम, बन सकता है, ठीक है। ए और बी और सी और डी के लिए बोला है, बाकी सब तो कुछ भी कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए सी और डी के साथ, दोनों के साथ हो जाए, ए सी के साथ भी हो जाए और डी के साथ भी हो जाए, और बी सी के साथ भी हो जाए, डी के साथ भी हो जाए, पर ये इसके साथ ना हो। ये ए है, ये सी है, ये डी है और ये बी है। तो देखो ए और बी के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, सी और डी के बीच में भी कोई एलिमेंट नहीं है। इसको ऐसा करते हैं, अलग अलग रंगों से बना लेते हैं। हाँ ऐसा कर लेते हैं, चलो ये मेरा यूनिवर्सल सेट बन गया, ये ए को मैंने बना दिया यहां से, ठीक है। दूसरी चीज बना लेता हूं मैं, ये बन गया मेरा सी, ठीक है, ये बन गया मेरा डी और ये बन गया मेरा बी। अब देखो बी और सी के बीच में भी कुछ है, डी और बी के बीच में भी कुछ है, ए और सी के बीच में भी कुछ है, और ए और डी के बीच में भी कुछ है, पर ए बी के बीच में कुछ नहीं है और सी डी के बीच में कुछ नहीं है अभी भी। तो मेरा काम यहां से सबके बीच में चल गया। अब वो बोल रहा है ए यूनियन सी एंड बी यूनियन सी आर ऑलवेज डिसजॉइंट। ए यूनियन सी एंड बी यूनियन डी, ये दोनों सब जो है, ये दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का यूनियन इनसे डिसजॉइंट है, बिल्कुल है, यहां पे करेक्ट आ गया। ए यूनियन सी ये वाला है पूरा का पूरा पार्ट, और बी यूनियन डी ये वाला भी है, ठीक है। ये भी क्या बोल रहा है? डिसजॉइंट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पे देखते हैं ए यूनियन सी इज दिस वन पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट, थोड़ा सा डी का भी आ जाएगा, और बी यूनियन डी आर ऑलवेज, यहां पे डिसजॉइंट नहीं है बच्चे, तो मेरा आंसर जो ये तो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहां पे डिसजॉइंट नहीं है, जो मेरा तीसरा केस है इसमें डिसजॉइंट नहीं है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन डी आर ऑलवेज डिसजॉइंट। ए इंटरसेक्शन सी ये तो 5 सेट है, तो ये 5 सेट है, और बी इंटरसेक्शन सी ये भी 5 सेट है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जो है डिसजॉइंट है। यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पॉइंट, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी, ये डिसजॉइंट है, बिल्कुल डिसजॉइंट है। अब वो मुझसे क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी, यहां पे जो था और एक यहां पे जो था, बी इंटरसेक्शन डी और ए इंटरसेक्शन सी, ये डिसजॉइंट है, बिल्कुल डिसजॉइंट है, यहां पे भी ठीक है। तो इसका मतलब मेरा आंसर 2 वाली तो है स्टेटमेंट करेक्ट, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा बच्चे, ठीक है। मेरा आंसर जो है वो बी हो जाएगा बच्चे, ठीक है, मेरा आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यहां से सबको क्लियर है? यहां पे देखो ये दो, ये भी डिसजॉइंट है, ये भी डिसजॉइंट है, और ये तो 5 सेट है, ये तो डिसजॉइंट ही आया है, ठीक है ना। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़े। तो अब नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट द फंक्शन sin x डिक्रीजेस ऑन द इंटरवल दिस एंड फंक्शन cos x इंक्रीजेस ऑन द इंटरवल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमको क्या करना है? सिर्फ ग्राफ देख लेना है बच्चे। ग्राफ में मैं देखूंगा कि क्या है, ये मेरी x एक्सिस है, सॉरी मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है, और मेरा फंक्शन जो है y इक्वल्स टू sin x ले लेता हूं। मेरा फंक्शन 0 से लेकर 1 तक गया, यहां से लेकर वापस आ गया। ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोलूंगा? पाई बाय 2, ये पाई है,
0 से लेकर पाई में मेरा साइन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो मेरा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया बच्चे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक और ग्राफ बना लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कॉस का ग्राफ, ये आ गई π/2 यहां पे, और ये आ गया यहां पे 3π/2, ये क्या आ गया, यहां पे आ गया पाई, ये जो था 1 आ गया, यहां पे भी 1 था। अब ये क्या बोल रहा है, 0 से लेकर π/2 में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये तो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे इंक्रीज कर रहा था, ये इसने डिक्रीज लिखा हुआ है, यहां पे डिक्रीज कर रहा है, यहां पे इंक्रीज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत है, तो मेरा नीदर 1 नॉर 2 मेरा आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, नीदर 1 नॉर 2 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry, 5 and take, तो उन्होंने सब कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा बच्चे। फिर से वेन डायग्राम आ जाएगा मेरे पास, फिर से जो है वेन डायग्राम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 2 और 3। तो अब वो मुझसे बोल रहा है कुछ 12 लोगों ने, नहीं 15 लोगों ने मैथ्स लिए, ये मैथ्स का ब्लॉक आ गया, 12 लोगों ने फिजिक्स लिए, केमिस्ट्री लिए 11 लोगों ने, ठीक है, और 5 ने लिया है केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री किसने लिया, 5 लोगों ने। तो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है बच्चे, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है 5 बोलेगा। 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड, ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट क्या है, 9 है, ये वाला पूरा पार्ट क्या है, 9 है, और ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट क्या बोल रहा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए ये 4 आ गया भैया। एंड 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ये वाला जो पार्ट है, ये बीच वाला जो पार्ट है बच्चे, मैं इसको दूसरे कलर से रंग देता हूं, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, वो 3 है, जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स ले लिए बच्चे, जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ले लिए, जो अत्यंत बुद्धिमानी हैं वो तीनों सब्जेक्ट्स ले लिए। अब वो मुझसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स मतलब ये वाला पोर्शन पूछ रहा है बच्चे। तो हम क्या करते हैं, अब ये वाला पोर्शन देखो, फिजिक्स कितने बच्चों ने लिया है, 12 बच्चों ने, उसमें से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स के साथ साथ ये भी लिया है, इस पोर्शन को मैं वाई बोल देता हूं, इस पोर्शन को मैं वाई बोल देता हूं। 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 लिए हैं, प्लस 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी लिया है, मैथ्स वाले होते जो 9 ले लिए थे, और कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ वाई ली थी बच्चे, सिर्फ वाई ली थी, मतलब सिर्फ फिजिक्स ली थी। अब ये तो बच्चे वो आ गए जो उन्होंने, पर इसमें 9 और 4 को जब मैंने प्लस किया तो 2 बार कैलकुलेट हो गई है। 9 और 4 वाले बच्चे, जो वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री बार बार ले ली थी, जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए, वो 2 बार ऐड हो गए, उनको मैं निकाल देता हूं। ठीक है, तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 यहां बच जाएंगे, 3 और 4 यहां पे 1, और y की वैल्यू आ गई 2। तो ऐसे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं बच्चे, सिर्फ ऐसे 2 ही बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स लिए बच्चे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ले ली होगी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ले ली होगी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट्स, मतलब ये वाला बंदा, ये वाले बंदे और ये वाले बंदे माइनस ये वाले बंदे। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि बेसिकली हम क्या चलेंगे, ये मुझसे बोलना चाहते हैं कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट वाले कितने बच्चे हैं, सिर्फ 2 सब्जेक्ट वाले कितने बच्चे हैं, सिर्फ 2 सब्जेक्ट वाले कितने बच्चे हैं। तो 2 सब्जेक्ट वाले देखो, पहले तो 9 को प्लस कर दिया मैंने, ये वाले प्लस 4 को प्लस कर दिया मैंने, ये वाले प्लस 5 को भी प्लस कर दिया मैंने। अब ये हर बार जब मैं इन सबको, इसको प्लस कर रहा हूं, इसको प्लस कर रहा हूं और इसको प्लस कर रहा हूं, तो ये वाला पोर्शन 3 बार प्लस हो गया, और ये तो वैसे भी 3 सब्जेक्ट वाले हैं, इनको तो हमें निकालना ही है, तो इसको मैंने निकाल लिया, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। मेरा आंसर क्या आ गया, 4 + 5 9। वो बच्चे जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो 9 बच्चे हैं बच्चे, ठीक है ना, वो 9 बच्चे हैं, वो ऐसे 9 बच्चे हैं जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब मुझसे बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली 1 सब्जेक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट्स। ओनली 2 सब्जेक्ट्स तो क्या है बच्चे, 9, मुझे पता है। ओनली 1 सब्जेक्ट निकालने के लिए हमें मैथ्स के लिए निकालना पड़ेगा, जैसे हमने उसके लिए निकाला था 15 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 9 + 5 प्लस, इसको मैं x बोल देता हूं, इसको मैं z बोल देता हूं, x + x माइनस ये वाला पोर्शन 3 का। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 6 5 11, 15 में से 11 गए 4, x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू मेरे को पता है 2 है,
और z की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। अब z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, z को प्लस करना पड़ेगा किसके साथ, 5 और 4 के साथ, और माइनस करना पड़ेगा 3 को, वो किसको दे देगा, मुझे 11 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से z की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 3 6 गए 11 में से, तो 5 वैल्यू आ गई हमारे पास z की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 2। अब मुझसे बोल रहा है जितने नंबर एक सब्जेक्ट वाले हैं, तो मतलब 4 5 और 2, इसका मतलब हुआ 11, और 11 9 के बराबर तो नहीं होता, तो मेरा पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया बच्चे, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब मुझसे बोल रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ, या तो जिसने 2 लिए हैं या फिर 3 लिए हैं, इससे ज्यादा सब्जेक्ट है ही नहीं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री है, 3 ही सेट बनाया हमने, तो या तो 2 या तो 3, ठीक है। एटलीस्ट 2 का मतलब ये हो गया। अगर वो एटमोस्ट 2 होता तो क्या बोलते हैं, 1 या फिर 2, 1 या 2, ठीक है। अब उसमें मतलब एटलीस्ट 2, तो मतलब 2 तो लेना ही है, 2 या 2 से ज्यादा। इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ऑल 3 सब्जेक्ट कितने हैं, 3 लोगों ने लिए हैं, इंटू 4 किया तो 12 आया, और ऐसे लोग कौन कितने हैं, एटलीस्ट 2 वाले 9 प्लस 3, वो जो उन्होंने 3 सब्जेक्ट्स भी लिए हैं, तो उसका मतलब ये भी 12 आ गया। तो हाँ, ये भी 12 है, ये भी 12 है, इसका मतलब मेरी ये स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 विल बी माई आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन जिसने मेरे से पहले किया या मेरे साथ साथ समझ में आ चुका है, इसका मतलब उसको सेट थ्योरी क्लियर हो गई है यहां से, उसका मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा इसका मतलब उसने सेट थ्योरी को पढ़ लिया बच्चे, अच्छी तरह से क्लियर हो गई है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े सॉरी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, द रिलेशन हैज द सेम फादर, द रिलेशन हैज द सेम फादर एज इन द ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन। अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, एक रूम में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, या एक रूम में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, और मुझसे बोल रहे हैं कि अब मुझे बताना है कि ये जो सेट ऑफ चिल्ड्रन है, ये जो सेट ऑफ चिल्ड्रन है वो हैज द सेम फादर। इनमें से कितने लोगों के हैज द सेम, लोगों के जो है पिताजी बिल्कुल सेम है, तो वो उन ऐसे रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस बोल सकता हूं कि नहीं। सपोज 2 बच्चे ले लिए मैंने, 2 बच्चे ले लिए, अब ए और बी, इनके वो फादर हों, इनके वो फादर हों, बिल्कुल जरूरी नहीं है बच्चे, ये तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। ये जो ए का फादर होगा, सॉरी, जो ए का रिफ्लेक्सिव नहीं, तो ए के जो बी का है, और फिर बी और ए, 2 बच्चे कितने, दोनों के फादर सेम है कि नहीं वो हम नहीं बोल सकते, सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता ये। अगर ए बी सी 3 बच्चे देख लेंगे तो भी हम ये नहीं बोल सकते कि वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, हम ये नहीं बोल सकते कि वो ट्रांजिटिव हो जाएगा बच्चे, ठीक है, ये नहीं बोल सकता मैं ट्रांजिटिव। और अगर ये दोनों नहीं हुए तो इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता। पर मैं एक चीज बोल सकता हूं, अगर ए हैज द सेम फादर एज ए जो है उसके सेम फादर ही रहेंगे, जो ए के फादर होंगे वही ए के फादर होंगे, ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं, तो मतलब मेरा रिफ्लेक्सिव तो सही है, मेरा रिफ्लेक्सिव से तो सही है। इसका मतलब जो मेरा रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने पहले उसमें बताया था क्वेश्चन में बच्चे, रिफ्लेक्सिव मतलब अपने आप से ही रिलेटेड, अपने आप से ही जो होता है रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक फादर, जो एक बच्चे का सेम फादर हो सकता है, उसी बच्चे को देखूंगा तो मैं, ठीक है ना। व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। अब मुझे फंक्शन दिया हुआ है मॉड x अपॉन x, तो मॉड x कैसे खुलता है बच्चे, इसको मैं 2 तरीके से खोल सकता हूं। x अपॉन x विल बी इक्वल्स टू 1, जब हमारा x जो है वो 0 के ऊपर है, x नॉट इक्वल्स टू 0 बोल ही रखा है। x दूसरी तरफ से तब खुलेगा, ये हो जाएगा -1 जब x जो है हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। तो मेरा रेंज क्या आ जाएगा, रेंज क्या आ जाएगा, या तो -1 होगा या 1 हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। y विल बी ईदर इक्वल्स टू 1 और इक्वल्स टू -1, ठीक है, ईदर इक्वल्स टू 1 और -1, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ ए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरा कोई भी एक सेट ए है, सेट ए है 4n+2 के बेसिस पे, जहां पे n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और b जो है वो मेरा है 3n, जहां पे n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। ये क्या बता रहा है बच्चे, अगर आपने एपी के लेक्चर्स देखें, एपी के लेक्चर्स देखें तो आप बता सकते हैं कि ये nth टर्म है किसकी, एपी की nth टर्म है। ये भी क्या है 3n+0, ये भी किसकी, एक एपी की nth टर्म है। अगर आपने एपी पढ़ रखी है तो आपको पता चल जाएगा बच्चे कि एक nth टर्म है। एपी का सम किस फॉर्म में होता है, an² + bn,
और nth टर्म कितनी होगी, किस फॉर्म में होती है, bn+c, ऐसे फॉर्म में होती है बच्चे, ठीक है, bn+c, या फिर इसको मैं कुछ d बोल देता हूं, dn+c के फॉर्म में होती है, ठीक है ना, dn+c के फॉर्म में होती है। तो ये दोनों ही क्या है, nth टर्म है एपी की। तो एक की एपी क्या होगी बच्चे, 4n+2, नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से जैसे स्टार्ट करेंगे 6 आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे 1, 4+2 6, 4 × 2 + 2 10, और फिर आगे जो होगा हम सिर्फ 4 के गैप्स में देखो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जा सकती है। दूसरी सेट क्या बोल सकता हूं मैं, 3 × 1 3, + 3 × 2 6, +9 +12 एंड सो ऑन, ये भी चला जाएगा। अब मुझसे क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। बेसिकली दोनों की मिली जुली एपी की बात कर रहा है बच्चे। एक कंबाइंड एपी कैसे लिख सकते हैं, पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म वो होता है जो पहला टर्म दोनों ही एपीज में आ रहा है, 6 पता चल गया, ठीक है, और डी क्या होगा, उन दोनों ही एपी का एलसीएम, ए एंड बी के डिफरेंसेस का एटीएम, दोनों ही डी ए और डी बी, ये दोनों एपीज के डिफरेंसेस का एलसीएम, दैट इज यहां पे कितना है 3, यहां पे कितना है 4, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा बच्चे। तो इसका मतलब मेरी जो टीएन होगी वो क्या हो जाएगी, a + n - 1d, a + n - 1d हो जाएगी बच्चे। यहां पे n क्या है 6 + n - 1 × 12, दैट इज 12n - 6, 12n - 6 जो है मेरी, 12n - 6 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा, 12n - 6, दिस d विल बी माय आंसर, ठीक है, 12n - 6 विल बी माय आंसर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 44 सेंटीमीटर। अब सर्कल कुछ दे रखा है, उसका डायमीटर जो है वो है 44 सेंटीमीटर, यहां पे कहीं पे उसका सेंटर हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 22 सेंटीमीटर, इसके यहां पे एक लेंथ है वो है 22 सेंटीमीटर की कॉर्ड खींचती बच्चे हमने। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये पूछ रहा है बच्चे बेसिकली, ये आर्क बोला है, सेगमेंट नहीं आर्क बोला है। तो आर्क में अगर बोला है ऑफ द कॉर्ड, तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 22, ये भी 22, सर्कल को आउटर पेरिफेरी पे टच कर रहा है, इसका मतलब ये 22, ये 22, ये 22, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इफ दिस इज 60 डिग्री, तो अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री बन गया है, तो मुझे आर्क का निकालने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सर्कमफेरेंस निकाल के 60/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। अब यहां पे मुझे नीचे 7 के कुछ टर्म्स दिख रहे हैं, तो यहां पे मैं ऑटोमेटिकली पाई को कैसे रिप्लेस कर दूंगा 22/7, ऑल्दो पाई इज नॉट एट ऑल इक्वल्स टू 22/7 बच्चे। पाई एक इररेशनल क्वांटिटी होती है, याद रखना, नेवर एंडिंग नेवर रिपीटिंग, ये है इररेशनल क्वांटिटी और ये एक रैशनल क्वांटिटी है बच्चे, इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। पाई इज नॉट इक्वल्स टू 22/7, पाई हम इसको अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, ये इसके इक्वल नहीं होता है बच्चे, इररेशनल क्वांटिटी है ये और ये रैशनल क्वांटिटी है, ये याद रखना बच्चे हमेशा, ठीक है ना, ये याद रखना हमेशा। तो अब मैं क्या बोलूंगा, दिस इज 1/6 इंटू 22 इंटू 2 इंटू आर कितना है, ये भी 22, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 22 इंटू 22 स्क्वायर इज 484/21, ये मेरा आंसर आ जाएगा बच्चे 484/21 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। ऑलवेज टेक केयर कि आप यहां पे पाई का साइन है या डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो हमको क्लोज आंसर्स के पीछे पढ़ना है बच्चे, ठीक है ना। I suppose you enjoyed this lecture. We will be continuing these classes. So if you have not liked and subscribed, like and subscribe right now to the channel. Keep get updated regularly. और अभी अगर आपको ये अच्छा लगा हो so like and share. Comment down below what you want. So with the next lecture, we will be covering polynomials and quadratic equations. ठीक है, quadratic equations और polynomials हम अगले lectures में पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चन, उनके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे बच्चे, ठीक है। जो एनडीए में पिछले सालों में हमने देखा, आज 2010 तक हमने पेपर्स जो हैं डिस्कस किए, पिछले 10 सालों के पेपर्स से जो क्वेश्चंस थे वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अगली क्लास में पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके आएंगे और उनके जो
उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैं लेके आऊंगा, एंड विल पिक अप द थ्योरी एज वेल फ्रॉम दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी अपने आप दोस्तों के साथ भी शेयर करो एनडीए की प्रिपरेशन, जो भी आपके साथ कर रहे हैं, आपके पीयर्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली मेंबर्स, यू कैन शेयर दिस चैनल टू दोस एंड विल बी मूविंग ऑन हेड विथ फुल स्पीड. So take care, stay safe, and keep up the josh. Okay, so this is Jay Kriplani signing off today, and take care. Bye bye.